अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसान दिवस पर अन्नदाता की एक खास रिपोर्ट। मौन बक्सों से शहद निकालने समय रखी जाने वाली सावधानियां। सवेरे से सूर्यास्त तक लगातार परिश्रम, बलिदान, त्याग और सेवा के साथ अन्न उपजाने के लिए तपस्या करने वाला भारतीय किसान, जिसे अन्नदाता कह के पुकारा जाता है। वो तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, फिर भी देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए सदियों से बिना रुके, बिना झुके कृषि कार्य रूपी तपस्या करता आ रहा है। और इनके त्याग और तपस्या के मर्म को अच्छी तरह से समझा जीवन भर किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने, जिनका आज जन्मदिन है, जिसको अपने देश में हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस किसान दिवस पर देखते हैं ये विशेष प्रस्तुति। आज किसान दिवस है और इस दिवस पर जरूरी है कि हम और आप अपने देश और प्रदेश के किसानों और किसानों से जुड़ी समस्याओं से अवगत हों। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार में कृषि नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाली महत्वपूर्ण हस्तियां, मंत्री, कृषि अधिकारी इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएं, जिससे कि किसानों को आ रही समस्याओं का समाधान मिल सके और जो किसान दिवस मनाने का उद्देश्य है उसको सही दिशा मिल सके। आइए मिलते हैं अपने प्रदेश के कुछ किसानों से और सुनते हैं कि किसान दिवस पर वो क्या कहते हैं। मुझे खेती करने में बहुत सारी समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो मजदूरों का है। मजदूर इतना महंगा हो गया और मौसम भी इतना बेरुखी मौसम, बरसात भी आ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाता है, कभी कुहासा आ जाता है, जिससे फसल काफ़ी नुकसान हो जाता है। आज के समय में जो है सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। मैं कमलदीप यहाँ का किसान जो सब्जियाँ और नकदी फसलें उगाकर अपनी जो आजीविका चलाता हूँ। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ एक समस्या जो गंभीर समस्या हमारे आगे है। हमारे को एक तो जो हमारी फसलों का मूल्य वो बहुत कम मिलता है। जैसे कि आजकल की बात ले लो, मैंने गोभी का फसल सीजन लगाया था, तो इसमें मंडी में तो हमारी जो गोभी है 2 से 3-4 रुपये तक प्रति किलो जा रही है, लेकिन इसको दुकानों में जो है 15-20 रुपये बेचा जा रहा है। इसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। साथ जो भी फसलें हम लगाते हैं उसको पशु भी, जो जंगली पशु हैं वो हानि पहुंचा रहे हैं। बाकी बीमारियां हैं, इसके लिए सरकार सोचे तो अच्छी बात है। देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसान दिवस के मौके पर किसान की लगातार 3 मौसमों में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने से किसानों पर आए संकट पर कहा कि वो और उनकी केंद्र सरकार किसानों के साथ है। उससे निपटने के लिए क्या करना है, उन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए।
किसान के लिए संदेश संकट की इस घड़ी में, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 फसल लगातार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है। तो हम किसान और सरकार और हमारे कृषि वैज्ञानिक सब मिलजुल कर इस आपदा का सामना करें और इस आपदा से होने वाले प्रभाव को हम कर सके, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें, यही मेरा संदेश है। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि किसान दिवस पर प्रदेश के कृषि मंत्री का क्या संदेश है। किसान भाइयों को किसान दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और इस राज्य के किसानों को आने वाले नए वर्ष में कृषि नीति के रूप में रघुवर दास की सरकार एक तोहफा देने जा रही है और दीर्घकालीन योजना बनाकर आने वाले समय में इस राज्य के किसानों के उत्पादकता में वृद्धि के लिए, किसानों के खेतों में बिजली और पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। आने वाला समय इस राज्य के किसानों के लिए होगा। मैं तो ईटीवी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि ईटीवी अन्नदाता नामक कार्यक्रम जो है सो किसानों के लिए लेकर आती है। ये ईटीवी बधाई के पात्र हैं और किसानों की बातों को अन्नदाता के रूप में ईटीवी लाती है सामने। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में किसानों को से बहुत लाभ मिल रहे हैं और आगे भी मिलेगी। पशुपालन विभाग ग्रामीण क्षेत्र में किसान मजदूर को 2 गाय और 5 गाय सब्सिडाइज रेट पर हम देने जा रहे हैं। सूची बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी चिंता है और किसान डेज में हमने जो अभी सुखाड़ का मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसमें हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे बिहार के किसान के किसी भी पशु को भूखा मरने नहीं देंगे। ये पूरा पशुपालन विभाग इसकी गारंटी लिया है। किसान दिवस के मौके पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या कहना है, आइए जानते हैं। किसान दिवस के शुभ अवसर पे सबसे पहले मैं किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर 1-2 पॉइंट जो ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हम नया टेक्निक्स लाएंगे। और झारखंड जैसे फ़िलहाल में जो हुआ है, बारिश में जो कमी हुई है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि किसान भाइयों के लिए जो कुछ हम वैज्ञानिक के रूप में कर सकते हैं, जो कुछ हम यूनिवर्सिटी की तरफ से कर सकते हैं, वो पूरा करना चाहिए। और जितने भी नए वैरायटीज़ या जो भी इम्प्रूव्ड टेक्निक्स हैं, हम उन तक बहुत जल्दी पहुंचाना चाहिए। और ये एक कंबाइंड एफर्ट से होता है और ईटीवी जैसे चैनलों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आप लोगों ने प्रदेश के किसानों से उनकी जुड़ी समस्याओं को सुना और समझा, और वहीं दूसरी तरफ कृषि और किसान के लिए नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाली महत्वपूर्ण हस्तियां, मंत्री, कृषि अधिकारी द्वारा दिए गए सुझावों और संदेश पर आपने गौर किया होगा कि कैसे किसान अपनी समस्याओं का समाधान करे। यही किसान दिवस और अन्नदाता कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। तो अब आइए जानते हैं किसान दिवस क्यों और किसके लिए और इसका उद्देश्य क्या। त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम है किसान, जो अपने जीवन भर अन्न उपजाने के लिए तपस्या करता है। चाहे तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तब भी इसकी साधना कोई तोड़ नहीं पाता, ताकि अपने कर्तव्य का पालन कर ये सबका पेट भर सके। भारतीय किसानों की कृषि ही उसकी शक्ति है तथा वही उसकी भक्ति है। इसलिए ही अपने देशवासियों को भरपूर अन्न, फल, साग सब्जी मिल रहा है। लेकिन बदले में किसान को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक उनका जीवन अभाव में ही गुजरा है। इस दर्द को समझा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन
23 दिसंबर 1902 में हापुड़ जिले के किसान परिवार में हुआ एवं वो खुद भी किसान थे। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह की मेहनत के कारण जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेत में खून बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। इसलिए देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने देश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तथा किसान समस्या को देश की समस्या मानकर एक आंदोलन स्तर पर जीवन पर्यंत जुटे रहे। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था तथा दूसरी ओर कृषकों के सच्चे शुभचिंतक थे। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में दर्ज है। इसलिए चौधरी चरण सिंह की याद में उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनके जन्मदिन पर सोचने की जरूरत है कि किसानों के उत्थान के लिए कितने आंदोलन चले और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में कितने किसानों का उत्थान हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में प्रति इकाई भूमि कम हो रही है, प्राकृतिक कृषि संसाधन कम हो रहा है तथा खेती में अधिक लागत के बावजूद भी मुनाफा कम हो रहा है, जिससे अधिकतर मंझोले एवं छोटे किसान आर्थिक बोझ से दब गए, जिसके कारण कृषि छोड़ अन्य व्यवसाय में जुट गए। जो अभी कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए अभी समस्या बरकरार है। इनके कारणों की बात करें तो कृषि में अधिक लागत लगने के बावजूद कृषि उत्पादन स्थिर होने के कारण बहुत कम लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ देश में घटते प्राकृतिक संसाधन जैसे घटता सिंचाई जल, कम होती मृदा उर्वरा शक्ति तथा अनिश्चित मानसून किसानों के लिए बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अधिक लागत लगाने के बावजूद भी किसान फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। साथ ही साथ इनके उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं मिलने के कारण काफी परेशान हैं, जबकि उन्हीं की उपज को बेचकर बिचौलिए काफी लाभ कमा रहे हैं तथा दूसरी तरफ कृषि में लगने वाली लागत वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ये केवल हमारे किसान भाइयों के संगठित एवं जागरूक न होने का नतीजा है, क्योंकि हमारे किसान काफी सीधे हैं, जबकि चौधरी चरण सिंह का सपना था कि किसान संगठित हों, जागरूक हों, जिससे कृषि एवं अपनी उन्नति हेतु सही चीजों को अमल में लाएं तथा अपने सही हक के लिए आवाज उठाएं। हरित क्रांति के बाद एवं कृषि में नए तकनीकों, नए खोजों तथा नए यंत्रों के आविष्कार के बाद किसान ने अपने उपज में तो वृद्धि कर ली, लेकिन अपने उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण प्रदेश के किसान आज भी ठगा महसूस करते हैं। इसलिए आज जरूरत है किसान समान फसल उगाने वाले किसानों का समूह बनाएं, जैसे धान उत्पादक समूह, गेहूं उत्पादक समूह, गन्ना उत्पादक समूह, सब्जी उत्पादक समूह, जिससे कि अपने उत्पाद के उचित मूल्य हेतु संगठित होकर एक व्यवस्था बना सके या आवाज उठा सके तथा कृषि आदानों में बढ़ती कीमत, नकली एवं बनावटी वस्तुओं के प्रति सचेत होकर बाजार से सही मूल्य पर सही वस्तु प्राप्त कर सके, जिससे कि कृषि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कृषि व्यवसाय अधिक जोखिम भरा व्यवसाय है। इसके लिए हमेशा आपको चौकन्ना एवं जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि बंजर होती जा रही है तथा दिन प्रतिदिन सिंचाई जल कम होने से किसानों के सामने एक विकट समस्या पैदा हो रही है तथा दूसरी तरफ किसानों को कृषि आदानों जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सही पहचान नहीं होने के कारण वो दुकानदारों द्वारा हमेशा निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद खरीदकर प्रायः ठगी का शिकार होते हैं। सरकार की तरफ से किसान के लिए जो योजनाएं चलती हैं, उसका किसान जानकारी के अभाव में सही लाभ नहीं ले पाता। तो किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं आपके सामने क्यों आ रही हैं? तो मुख्य कारण यह है कि आप में नई कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी का अभाव है। यदि इन समस्याओं के समाधान की बात करें तो सबसे पहले किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और कृषि की नई तकनीकों के प्रति अवगत होना होगा तथा कृषि उत्पाद को बेचने हेतु कृषि उपज बाजार समिति की सूचनाओं से अवगत होकर या जुड़कर अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचना होगा, जिसका प्रयास हमने किया है अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से। यदि हमारे किसान कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से खेती करें तो लागत में भी कमी आएगी तथा उपज को सीधे बाजार में बेचकर खुद अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और बिचौलियों द्वारा शोषण से बच सकते हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन में आने वाली कीट रोग व्याधियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहकर प्रारंभ से ही समेकित कीट रोग प्रबंधन किया जाए, जो अधिक कारगर एवं स्थायी है।
और यही अन्नदाता का उद्देश्य भी है, क्योंकि आपको अधिक उपज एवं उचित आय मिले, आप समृद्ध हो और आपके समृद्धि से ही देश का विकास होगा और देशवासी खुशहाल होंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। मौन बक्सों से शहद निकालने समय रखी जाने वाली सावधानियां। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं और इस समय फूलों की अधिक उपलब्धता के कारण मधुमक्खियां शहद अधिक मात्रा में बनाती हैं और इसीलिए शहद निकालने का कार्य मधुमक्खी पालक तेजी से करते हैं। इसलिए इस कार्य को करते समय आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, जानते हैं एक सफल मौन पालक अजय सैनी से। किसान भाइयों, जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो जब पुष्प रस की अधिकता होती है तो मधुमक्खियाँ जो अपने खाने के लिए पुष्प रस एकत्र करती हैं, नेक्टर एकत्र करती हैं, तो जब वो ज़्यादा हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तब हम मधुमक्खियों से शहद निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि शहद जो है वो सुपर चैम्बर से लें। उस शहद की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है, निर्यात में उस शहद की मांग ज़्यादा होती है। दूसरे, जिस दिन आप शहद निकालने का समय जो है वो उस दिन साफ़ सुथरा मौसम होना चाहिए और कमरे का प्रयोग ज़रूर करें। जो मधु निष्कासक कमरा होता है उसमें आप अपने जो ऑपरेटर्स हैं वो अच्छी तरह स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, साफ़ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। और ये समझिए कि आपके कंटेनर हैं वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होने चाहिए। भाइयों, जब आप मधुमक्खी के जब आप चेक करते हैं, हो गया है, आपने देखा सुपर चढ़े हुए हैं आपके, तो जब आप छत्ते निकालते हैं तो उस समय जब मधुमक्खियाँ पूरी काम पर निकल जाएं, जो हमारा श्रमिक है वो पूरा काम पर निकल जाए, तब आप लगें। अंडा लार्वा प्यूपा के छत्ते ना निकालें। जैसे आपने निकाल लिया, उसके बाद अंडा लार्वा प्यूपा है तो उनको वापस बॉक्स में रख दें। और जो पूरे फ्रेम में शहद है, करीब 80% सील्ड हुए हुए छत्ते हैं, उनको ब्रश की सहायता से मधुमक्खियों को हटा दें। हल्के धुएँ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई जहरीली चीज़ ना हो, ये ध्यान रखें। तो हल्के धुएँ का प्रयोग करके और ब्रश का प्रयोग करके मधुमक्खियों को हटा सकते हैं और उसके बाद उनको डब्बे में डाल करके वापस जो आपका कमरा है जहाँ शहद निकालते हैं वहाँ लेकर के आएँ और चाकू से, स्टेनलेस स्टील का चाकू का प्रयोग करें, उसको अनकैपिंग करके मशीन में लगाएं और उसका जो आपका एक्सट्रैक्टर है ये भी स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। और उसको हनी निकाल करके आप जब स्टोर करते हैं तो वो कंटेनर भी फूड ग्रेड प्लास्टिक के होने चाहिए। और जो हनी आप निकालते हैं वो करीब 18 से 20% जब उसमें मॉइस्चर रह जाए तब आप निकालें। वो एक तो यह है कि आप उसमें 4-6 महीने अगर आप बाज़ार में आपको अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसको स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक शहद के स्टोरेज का सवाल है तो शहद आप जब भी स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में करें, फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में करें और प्रयास करें अगर अभी आपको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन वो तभी जब उसका मॉइस्चर 18 से 20% हो। इससे ज़्यादा मॉइस्चर का शहद आप ज़्यादा समय तक ना रोकें, उसको साथ साथ मार्केट में सेल करते हैं। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो एक सफल मौन पालक आप होंगे और अपने मधुमक्खी पालन व्यवसाय द्वारा आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बेल के पौधों में छाल खाने कीट से नुकसान एवं प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के कृषक संतोष सिंह ने। इनके बेल के पौधे में छाल खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो संतोष सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे छाल भक्षक कीट बेल में या बेलपत्र में जो लट होता है एक तरह का। अगर गौर से देखे किसान भाई तो जो जमीन की सतह है और तना है वहां पे ये लट जो है ये कीड़ा धीरे धीरे छाल को खाता रहता है, पेड़ के बाहरी आवरण को खाता रहता है और पूरे रिंग बना लेता है चारों तरफ। और धीरे धीरे पौधा जो है उसमें जो खाद्य पदार्थ संश्लेषण होने के बाद दूसरे भागों में पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाता है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। का अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत तने के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद ले। खोदने के बाद में फिप्रोनिल नामक दवा या क्लोरोपाइरिफॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से उस जगह पे डालें। उसके बाद में उस जगह को साफ करके वहां पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपका ब्लू कॉपर भी बोलते हैं, किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं, उसको अलसी के तेल में गाढ़ा पेस्ट बना ले और उस भाग में लेप करे और उसके बाद में फिर जैसे थावला बनाते हैं उस तरह से थावला बना दें। तो इस उपचार को 2 या 3 बार दोहराएं तो पौधा स्वस्थ हो जाएगा धीरे धीरे और आपका जो नुकसान हो सकता है या होने वाला होता है उससे आप कमी पा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।